हेलो, वेलकम एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं द रियल एसेट शो, एक ऐसा शो जहां पर हम रियल एस्टेट की वो बातें आपको बताते हैं जिससे आप इस मार्केट को और बेहतर तरीके से समझ सकें। आपकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी से आगे बढ़ के अगर थोड़ा रियल एस्टेट को जानना है, समझना है और एट लास्ट उससे आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं उस जानकारी से, क्योंकि जानकारी ही एक असली पूंजी है। अगर वो आपको पता है, वेल इन्फॉर्म्ड हैं, तो फिर सब कुछ आपके हाथ में है। तो द रियल एस्टेट शो ऐसी एक कोशिश है हमारी आपके लिए। तो वेल, आज के शो में भी कुछ ताज़ा हाइलाइट्स आपके लिए होंगे। मसलन अब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है, हम लोग अप्रैल में हैं और इसके साथ ही कुछ नई चीज़ों की शुरुआत हुई है। प्रॉपर्टी कहीं कहीं महंगी हो गई है। मसलन बात करें महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर रेडी रेकनर रेट बढ़ चुके हैं और अब महाराष्ट्र में, इनफैक्ट मुंबई में, क्योंकि वहाँ प्रॉपर्टी के दाम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, प्रॉपर्टी खरीदना महंगा होगा। सेकेंडली, यहां से पहले मार्च का महीना जाते जाते फाइनेंशियल ईयर की एक शानदार क्लोजिंग देकर गया है। खासकर मुंबई मार्केट की बात करें तो क्यों नंबर इतने शानदार रहे और क्या रिकॉर्ड्स बने, वो बात करेंगे। लेकिन उससे ऊपर एक रिपोर्ट जो कि पहले 3 महीने Q1 ऑफ कैलेंडर ईयर 2025 की बात करती है, फ्रॉम नाइट फ्रैंक इंडिया, जनवरी से लेकर मार्च तक कैसा रहा है हमारा रियल एस्टेट मार्केट, चाहे हम रेजिडेंशियल मार्केट की बात करें या फिर ऑफिस स्पेस की, वो रिपोर्ट आउट हो चुकी है। तो आज इन्हीं सारे टॉपिक्स पे बातचीत करेंगे और ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं 2 खास मेहमान। स्वागत करते हैं हम गुलाम जिया साहब, ईडी नाइट फ्रैंक इंडिया हमारे साथ शामिल हो चुके हैं, और पंकज कपूर साहब, MD लाइसेंस फॉर आज भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा मैंने कहा, 2-3 अलग अलग चीज़ें हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, अपनी बातचीत के दौरान लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले गुलाम साहब, आपकी वो रिपोर्ट जो कि फर्स्ट क्वार्टर, और यहाँ क्वार्टर है कैलेंडर ईयर का क्वार्टर, यानी जनवरी से मार्च के 3 महीने, जिसमें ये रिपोर्ट रोशनी डालती है रेजिडेंशियल मार्केट के ऊपर टॉप 8 सिटीज़ में, और साथ ही बात करती है ऑफिस या कमर्शियल स्पेसेस की, जहाँ पर किस शहर ने कैसा परफॉर्मेंस किया। तो मैं एक सिनॉप्सिस आपसे चाहता हूँ, पहले रेजिडेंशियल मार्केट की बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच विपिन जी, आपके साथ जुड़कर हमेशा एक खुशी होती है और आज भी वो बरकरार है। तो चूंकि आज बात चल रही है फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स की, तो और हम शुरुआत कर रहे हैं रेसिडेंशियल की, तो रेसिडेंशियल के लिए जो पहले तिमाही रहा है, पहले 3 महीने हुए हैं इस साल के, और ये मार्च 31 तक के जो नंबर्स हमने देखे हैं मार्केट में, तकरीबन जो टॉप के 8 शहर हैं, जिसमें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, कोलकाता, ये सब शामिल हैं। इन 8 शहरों में कुल मिला के पहले 3 महीनों में 88,000 मकान, 88,000 मकानों की बिक्री हुई है, जो अपने आप में पिछले 7-8 साल का बेहतरीन नंबर है फर्स्ट क्वार्टर के लिए। और ये नंबर ये भी बताता है कि ये नंबर पहले साल के सिर्फ पहले 3 महीनों का अगर इस प्रकार से बरकरार रहे तो शायद बहुत सारे और रिकॉर्ड आके चलकर टूटेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो चंद एक पॉइंट्स जो हमें और दिखाई दे रहे हैं, वो ये कि जो पिछले कुछ वक्तों से लोगों ने कहना शुरू किया कि शायद रेसिडेंशियल मार्केट में एक ठहराव आना शुरू हो गया है या गिरावट आनी शुरू हो गई है। अब तक के जो डेटा हम देख रहे हैं उसमें इस तरह की कोई एनालिटिकली कोई संकेत या ऐसा कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है कि जिससे हम ये कह पाएं कि मार्केट टर्न अराउंड होना शुरू हो चुकी है। क्योंकि जो मैंने बताया नंबर, इसके खिलाफ जो हम इन्वेंट्री की अगर बात कर लें, जो नए मकान बने हैं वो भी तकरीबन 95,000 के आसपास मकान इस फर्स्ट क्वार्टर में बने हैं। 88,000 या के एब्जॉर्प्शन के सामने 95,000 के आसपास मकान कोई बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। और दूसरी चीज ये कि जब हम इन्वेंट्री की बात करते हैं तो इसे एक और भी चीज जो उसके साथ सामने चली आती है, वो है वेलोसिटी ऑफ सेल, के मकान किस रफ्तार से बिक रहे हैं। और मकानों की बिकने की रफ्तार जो हम पिछले 10 क्वार्टर्स का रोलिंग एवरेज लेते हैं, वो बता रहा है कि मकानों की बिकने की रफ्तार बरकरार है। तो इसलिए इन्वेंट्री बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा। तो ओवरऑल ये हमारा ओवरऑल एक संक्षेप में हमारी रिपोर्ट ये बता रही है सर। राइट, तो ये बात हुई। इसमें अगर मैं थोड़ा सिटी वाइज बात करूं तो आपकी रिपोर्ट कहती है शायद बेंगलुरु ने इस पे टॉप किया जहां तक सेल्स की बात है। एनसीआर, माफ कीजिए, एनसीआर और बेंगलुरु 2 ऐसे शहर रहे जहां पर बिक्री थोड़ी सी नेगेटिव में गई, जहां पहले के मुकाबले कम हुई। तो किस शहर ने इसमें बाजी मारी और इन 2 शहरों के पिछड़ने का कोई खास कारण?
सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, चूंकि अब शहरों की बात आ रही है, तो मुंबई का नंबर सबसे बेहतर है। सबसे ज्यादा मकान यहाँ बिके हैं। लेकिन अगर हम ग्रोथ की बात करें तो सबसे बेहतरीन ग्रोथ पूना मार्केट में देखी गई है, जहां पर पिछले क्वार्टर के ईयर ऑन ईयर जो नंबर हैं वो सबसे बेहतरीन पूना में दिखाई दिए हैं। और जो आप जिन दो शहरों का जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो एनसीआर हो या दिल्ली या बेंगलुरु हो, यहाँ पर एक डी ग्रोथ देखा गया है। यहाँ पर थोड़ी सी चिंताएं शुरू हुई हैं, लेकिन दोनों ही शहरों में जहां पर डी ग्रोथ है वो लोअर एंड ऑफ द मार्केट में है। अपर एंड जो लग्जरी मार्केट है, खास तौर से दिल्ली गुड़गांव में बरकरार है। तो ये दो शहरों का थोड़ा सा चिंताजनक दृश्य दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके अलावा बाकी जो शहर हैं उसमें नॉर्मल बिजनेस चल रहा है। चाहे वो हैदराबाद की बात कर लें, जहां पर ठीक ठाक ग्रोथ रही है। चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे के अलावा पुणे तो सबसे बेहतरीन परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया गया है। पर एनसीआर और बेंगलुरु, आपने दुरुस्त फरमाया, इन दो शहरों में थोड़ा सा चिंता का माहौल बन रखा है रेजिडेंशियल सेल्स को लेते हुए। राइट पंकज साहब, तो ये पूरी एक तस्वीर थी रेजिडेंशियल मार्केट की। जैसा गुलाम साहब ने कहा कि कुछ वहाँ पर चीज़ें चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। चिंता की बात उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, लेकिन ये पहले 3 महीने की कहानी थी जो उन्होंने बताई। आपके लिहाज से इसमें क्या अलग अलग शहरों का यहाँ मामला है? हमने देखा एनसीआर बेंगलुरु जो बहुत ज़्यादा हीटेड अप थे, वहाँ पर थोड़ी ठंडक आती हुई। पुणे अच्छा परफॉर्म करता हुआ। मुंबई पे तो अभी हम और डिटेल में बातचीत करेंगे ही करेंगे, लेकिन वहाँ से परफॉर्मेंस अच्छी आती हुई। आपका क्या कहना होगा इस पर? देखिए, हमारे हिसाब से अगर आप ईयरली बेसिस पे देखिए तो ऑल इंडिया पे हम 24% की ग्रोथ हम अपने डेटा के हिसाब से देखते हैं। अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर से इस फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर टू कैलेंडर ईयर अगर कंपेयर करें तो हमें ग्रोथ दिखाई देती है। लेकिन अगर आप क्वार्टरली देखेंगे तो सीक्वेंशली हमें देखने लगा कि मार्केट अभी एक प्लेटू पे पहुंच गया। तो हमें जो ग्रोथ के जो नंबर हैं, जो पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है आपको मार्केट जो है प्रीवियस पीक को डिफीट करता हुआ दिख रहा था, वहां पे एक स्लो डाउन दिखाई दिया। तो पिछले क्वार्टर में मुझको करीब 1.5% का डिक्लाइन दिखाई दिया प्रॉपर्टी सेल्स के अंदर। और इस क्वार्टर में भी मेरी अपेक्षा है कि शायद मार्केट वो लेवल ही मेंटेन करेगा। फर्दर ग्रोथ होनी बहुत डिफिकल्ट लग रही है। और उसका कारण है क्योंकि प्राइजेस काफी हद तक बढ़ गए हैं सब जगह पे। जो मार्केट की एफिशिएंसीज थी वो उस लेवल की नहीं रही। मैं ये नहीं बोलता मार्केट इनएफिशिएंट हो गया और यहाँ से प्राइस में गिरावट चालू हो जाएगी। इन्वेंट्री बहुत ज्यादा हो गई है सेल्स में। तो अगर मार्जिनल तो मेरा ये एस्पेक्ट्स है कि जो ग्रोथ के जो नंबर दिखाई दे रहे थे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम 4% से 7% की कंटिन्यूअस ग्रोथ देख रहे थे, वो वहां पे नेगेटिव लेवल पे हो गई। और गोइंग फॉरवर्ड मुझे लग रहा है कि ये जो है एक प्लेटू की तरीके से जाएगी। अलग अलग शहरों के अलग अलग डायनामिक्स हैं। मुंबई के अंदर सप्लाई सबसे ज्यादा है। सेकंड नंबर पे पूना है जहाँ पे सबसे ज्यादा सप्लाई है। लेकिन सप्लाई के साथ साथ जो इसका वॉल्यूम्स हैं वो भी ज्यादा अच्छे हैं। तो अगर मुंबई और पूना की बात कर लीजिए तो हिस्टोरिकली मंथ इन्वेंट्री ओवरहैंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए तो लीस्ट है, क्योंकि आपका जो सेल्स है उसका भी मैग्नीट्यूड अच्छा खासा है। तो इतना अच्छा एफिशिएंट मार्केट आज तक कभी रहा नहीं। और यही कारण है कि हमने प्राइसेस में थोड़ी सी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दी, प्राइस प्रोडक्टिव दिखाई दी है। कई सारे शहर हैं जैसे इस एनसीआर है, एनसीआर की सप्लाई जो है वो मुंबई के तरीके से बढ़ी नहीं। अगर आप कंपेयर कीजिए 2012 और 2025 का एनसीआर, तो 2012 में मुंबई और एमएमआर और एनसीआर की सप्लाई जो है वो सेम होती थी और सेल्स भी सेम होती थी। आज एनसीआर की सप्लाई 1/5 हो गई है एमएमआर के हिसाब से। ऑल्दो उसमें ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ यूनिट सेल्स, बट फिर भी इन कंपैरिजन टू एमएमआर बहुत ही कम है। तो अगर आप बहुत दूसरे एस्पेक्ट्स पे देख लीजिए कि अगर आप एक शहर है उसके अंदर करीब जो एनुअल सेल्स होती है एक एफिशिएंट लेवल पे, जब प्राइस और सप्लाई का रिजिम बहुत ही एफिशिएंट हो तो करीब 2.5 से 3% का स्टॉक जो है वहाँ के नंबर ऑफ हाउस होल्ड के हिसाब से बिक जाता है। एनसीआर में ये नंबर आज 0.95 है और एमएमआर के अंदर करीब 2.8 और 3% है।
पूना के अंदर 4% है, तो पूना ओवरसेल कर रहा है, एमएमआर एफिशिएंट है, बट एनसीआर जो है हाईली अंडर सप्लाइड और अंडर परफॉर्मिंग मार्केट है, और यही कारण है कि वहां पे प्राइस में ज्यादा अपसाइड दिखाई दिया पिछले 1-1.5 साल में, क्योंकि आपका सप्लाई का बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है, उस लेवल की सप्लाई मार्केट में आई नहीं जो उस मार्केट का पोटेंशियल है और जो उस मार्केट का स्पैन है, मतलब कितनी बड़ा एरिया है, और वहां पे अगर सप्लाई आपकी 70,000 80,000 हो जाए तो ये एक बड़ा ही मार्केट माना जाता है। इसमें मैच्योरिटी आनी अभी बाकी है। ठीक है, चलिए, तो ये एक रेजिडेंशियल मार्केट की तस्वीर कैसी रही कुछ बड़े 8 शहरों में, और ओवरऑल क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं रेस्ट ऑफ द इंडिया को, उन्हीं से हम एक मोटा मोटा हिसाब लगाते हैं, लेकिन इसी से एक और मार्केट कोरिलेट करता है, या ये उस मार्केट से कोरिलेट करता है, वो है ऑफिस स्पेस की मार्केट, कमर्शियल। गुलाम साहब, रिपोर्ट में उस पर किस तरह की चीजें निकल कर आई हैं? ऑफिस मार्केट का अगर जिक्र करें तो ये कहना बहुत ही सही दुरुस्त होगा कि इंडिया की ऑफिस मार्केट, भारतवर्ष की ऑफिस मार्केट आज वो सारे जो नेगेटिव क्वेश्चन दुनिया में फैले हुए हैं उनको झुटलाती भी दिखाई दे रही है। अगर हम फर्स्ट क्वार्टर का जिक्र करें, 28 मिलियन स्क्वायर फीट का जो अब्जॉर्प्शन हुआ वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये 3 महीनों में इतना ऑफिस स्पेस अब्जॉर्प्शन कोई सोच नहीं सकता था, इतना नंबर हुआ है। और उसमें सबसे बड़ा शेयर जो है वो बिल्कुल बेंगलुरु का ही है। वहाँ तकरीबन 13 मिलियन के आसपास का जो ऑफिस स्पेस अब्जॉर्प्शन एक क्वार्टर में होना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये चीज़ बताती है कि जब दुनिया के, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोप हो, ऑफिस मार्केट जहां कहीं दुरुस्त काम नहीं कर रहा, इंडिया में, भारतवर्ष में ऑफिस मार्केट का ग्रोथ बिल्कुल बरकरार है, अनइंटरप्टेड चला जा रहा है। और ये नंबर सिर्फ जहां तक मैंने बताया ये टॉप लाइन नंबर्स हैं, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा और डीप में देखें तो इवन मुंबई, पुणे, हैदराबाद, ये और शहर हैं बेंगलोर के अलावा जहां पर 4-3.5 मिलियन के आसपास का फर्स्ट 3 मंथ में जो अब्जॉर्प्शन हुआ है। इवन मुंबई 3.5 मिलियन, रिकॉर्ड ब्रेकिंग। तो ये सारे नंबर जो ये दर्शाते हैं कि ऑफिस मार्केट बहुत शानदार परफॉर्म कर रही है। दूसरी तरफ जो न्यू सप्लाई है वो एक कंसर्न बनकर सामने आया है कि नए सप्लाई में, न्यू स्पेस में तकरीबन 58% का डी ग्रोथ देखा गया है ईयर ऑन ईयर, और वो एक चिंता का विषय बनता जा रहा है क्योंकि इसका डायरेक्ट असर जो है ऑफिस के रेंटल्स पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल बेहतरीन पहला तिमाही रहा ऑफिस मार्केट के लिए, पर आगे चलकर सप्लाई की कमी होने के कारण शायद रेंट की बढ़ने की रफ्तार है वो शायद बहुत ज्यादा हो जाए। तो गुलाम साहब, ये तो बड़ी एक अच्छी तस्वीर निकल कर आ रही है ऑफिस मार्केट की, और ये बदस्तूर, मतलब ये परफॉर्मेंस लगातार उसका जारी है। इसके पीछे क्या कोई खास कारण, क्या हमारी इकोनॉमी को हम इससे कोरिलेट करके देखें? मैं देख रहा हूँ जो मेजॉरिटी ऑफ बाइंग है किसी भी शहर में, बेंगलुरु में तो खास तौर पे वो जीसीसीज की तरफ आ रही, ग्लोबल सेंटर्स की तरफ से, कैपेबिलिटी सेंटर्स की तरफ से। तो इसको हम जब इंटरप्रिटेट करेंगे तो क्या इसके मायने निकालें? इसमें सबसे, जैसा आपने दुरुस्त फरमाया कि सबसे बड़ा शेयर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को ही जा रहा है, बिकॉज ये सारे दुनिया के लोग भारत का जो टैलेंट है, टेक्नोलॉजी को खास तौर से लेते हुए, यहाँ पर आपके जो हाई एंड रिसर्च डेवलपमेंट अब यहाँ पर बहुत हद तक यहाँ होने लगा है। और जीसीसी उसका एक एग्जाम्पल है, जीसीसी उसका एक उसकी एक प्रूफ है कि जिस तरह से ऑफिस स्पेस यहाँ इंडिया में, भारतवर्ष में लिए जा रहे हैं, ये ग्लोबल कैपेबिलिटीज के लिए। एक समय था, आज से 5 या 6 साल पहले तक आउटसोर्सिंग एक बहुत बड़ा विषय था, हर दुनिया के सारे लोग आउटसोर्सिंग किया करते थे। अब इनसोर्सिंग का वेव शुरू हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनीज वो सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी और से करवाने के एवज खुद कर रहे हैं, और वही जीसीसी है। और ये जीसीसी भारत के लिए एक बहुत बड़ा बून बनकर उभरा है। पिछले चंद सालों में एक बहुत बड़ी गिफ्ट हुई है भारत के लिए कि जीसीसी की जो ग्रोथ है वो ऑफिस सेक्टर के ग्रोथ को ड्राइव कर रही है। दूसरी तरफ जो एक और विषय रहा है इंडिया फेसिंग बिजनेस का, भारत का खुद का जो ग्रोथ हो रहा है, हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है, उसके कारण हमारे खुद का ऑफिस स्पेस रिक्वायरमेंट पिछले कई 2-3 साल या पिछले कई क्वार्टर से लगातार दूसरे नंबर का ऑफिस स्पेस अब्जॉर्प्शन हुआ करता था।
वहां पर गिरावट देखी गई है। लेकिन उसके सामने एक और सेक्टर जो पिछले तकरीबन 30 साल से भारत के ऑफिस स्पेस का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जिसने लिया है वो है आईटी आईटीईएस। और थर्ड पार्टी आईटी आईटीएस इस क्वार्टर में उभर के उठता हुआ दिखाई दिया है। दूसरे मकाम पर जो ऑफिस स्पेस अब्जॉर्प्शन है उसमें थर्ड पार्टी आईटी आईटीएस ने लिया है। जो 2-3 बहुत बड़ी बड़ी डील्स भी हुई है, टीसीएस वगैरह ने बहुत बड़े ऑफिस स्पेसेस लिए हैं। लेकिन ये दर्शाता है कि आगे चलकर आईटी आईटीएस में दोबारा बाउंस बैक होगा। ये वो सेक्टर है जिसने भारत के ऑफिस स्पेस को अब तक सहारा दिया है। पिछले साल 2 साल में कोविड की दूसरी तरफ उसमें कुछ चिंताएं उभरी थी, लेकिन दोबारा इसका रिसर्जेंस होना, उसका दोबारा उभर के आना ऑफिस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी खुश खबर है। तो ओवरऑल जीसीसी ले लें या इंडिया फेसिंग बिजनेस ले लें या इवन आईटी आईटीएस, ये 3 ऐसे मेजर पिलर्स हैं, स्तंभ हैं जिनके चलते भारत का ऑफिस सेक्टर सेफ जगह पर पहुंच चुका है। और आगे चल के इसमें जो ग्रोथ दिखाई दे रही है वो उसमें अभी कोई रुकावट कई अरसे तक दिखाई नहीं देगी। जी पंकज साहब, अक्सर हम अपने इस कमर्शियल को कोरिलेट करते हैं रेजिडेंशियल से, तो अगर इतना रोबस्ट ग्रोथ आपको कमर्शियल में दिखाई दे रहा है, ऑफिस स्पेस में दिखाई दे रहा है, क्या ये रिफ्लेक्ट होगा जो कुछ एक चिंताएं हम जाहिर कर रहे थे रेजिडेंशियल मार्केट को लेकर, या थोड़ा डीकपलिंग दिखाई लगेगी यहाँ पे, मतलब इतना डायरेक्टली कोरिलेट नहीं दिखेगा इस बार? देखिए, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो कमर्शियल ग्रोथ होती है, और इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो घर की खरीदारी की बढ़ती है। तो ये डायरेक्टली कोरिलेटेड है। और मेरे हिसाब से मैं यहाँ से कोई ऐसा स्लो डाउन रेजिडेंशियल में देखता नहीं हूँ। ये हो सकता है कि स्ट्रक्चर और डिमांड जो है वो चेंज हो जाए। जो अभी तक लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट ड्राइव कर रहा था मार्केट का, करीब 60% जो वैल्यू ऑफ स्टॉक सोल्ड आ रहा है वो आपका लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी के थ्रू आ रहा था, वहां पे चेंजेस होगा। बट लेकिन अफोर्डेबल सेगमेंट और मिड सेगमेंट में आपको चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे। और मेरे हिसाब से जो बजटरी चेंजेस हुए, जहाँ पे 12 लाख की इनकम तक जो है अभी तक, अब आपको कुछ टैक्स नहीं भरना है, उसमें जो 80,000 से 1.5 लाख रुपए तक, 1,14,000 रुपए तक का जो इंडिविजुअल का बेनिफिट आ रहा है, वो डुअल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अफोर्डेबल सेगमेंट को बूस्ट करने के लिए अच्छा है। नॉट ओनली फॉर लार्ज सिटीज, मेट्रोज, बट इवन द टायर 2 सिटीज जो अभी भी थोड़ी सबड्यूड हैं, वहां पे उस लेवल की रिकवरी नहीं हुई और उस लेवल का ग्रोथ नहीं दिखाई दिया कोविड के बाद जो आपका टायर 1 सिटीज में दिखाई दिया। तो मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट ब्रॉड बेस्डली बढ़ेगा, अफोर्डेबल मिड सेगमेंट में ग्रोथ आएगी। दे मे बी ए कॉन्ट्रैक्शन इन द लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी, बट उसका कंट्रीब्यूशन मार्केट का करीब 8 से 10% ही होता है। ओवरऑल यूनिट वाइज वैल्यू में हो सकता है उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो। तो वैल्यू वाइज मार्केट में शायद प्लेटू आए, लेकिन यूनिट वाइज आपकी ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। चलिए तो देखते हैं आगे ये कोरिलेशन कितना काम करता है और किस तरीके से काम करता है। एक तरफ कमर्शियल रियल एस्टेट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, रेजिडेंशियल भी बेहतर है, लेकिन वो थोड़ा फ्रेगमेंटेड था। अब जो नए सेगमेंट का उभार पंकज जी कह रहे हैं, हैव टू सी कि किस तरीके से आगे होता है। लेकिन अब रुक कर लेते हैं एक बार फिर से मुंबई का या महाराष्ट्र का, जहां पर 2-3 बड़ी बड़ी चीजें हुई। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं उस मार्च एंडिंग की, जो मार्च का महीना एक रिकॉर्ड तोड़ चीजें देकर गया। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के जो नंबर्स आए उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स भी काफी ऊपर थे, और साथ में जो ओवरऑल रेवेन्यू कलेक्शन था उसने भी एक रिकॉर्ड बनाया। गुलाम साहब, तो कैसे देखें मुंबई के इस मार्केट को, देश का सबसे महंगा मार्केट, और लगातार मतलब ये इंटरप्रिटेशन की भी बात हो सकती है कि कौन से आंकड़ों से हम उसे कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन जब देखिए तब रिकॉर्ड्स। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 31 मार्च को जो फाइनेंशियल ईयर का क्लोजर रहा वो अपने आप में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर रहा, जहां तक सवाल है मुंबई के आईजीआर नंबर्स का। और जब हम मुंबई कहते हैं, हम एमसीजीएम की बात कर रहे हैं, हम एमएमआर की बात नहीं कर रहे। तो एमसीजीएम में जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस देखे गए हैं, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों इंक्लूडेड हैं, वो 15,000 से जायद मकान एक महीने में बिके हैं। और ये नंबर दर्शाता है कि जो इतने सारी अटकलें लगाई जा रही हैं कि रेसिडेंशियल सेक्टर स्लो डाउन हो रहा है, कम से कम ये नंबर उस स्लो डाउन को नहीं बता रहा है, दर्शा रहा है। तो जो नंबर हमें दिखाई दिए हैं मुंबई के ट्रांजैक्शन नंबर्स, वो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। सबसे बेहतरीन मार्च कई सालों में दिखाई दिया गया है।
और ओवरऑल भी अगर आप पूरे साल के भी नंबर देखें, बेहतरीन ईयर रहा है, बोथ रेवेन्यू कलेक्शन को भी लेके और नंबर ऑफ सेल्स ट्रांजैक्शन। तो ओवरऑल मुंबई का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड तोड़ बनता चला आ रहा है और बरकरार है। आगे भी चल के शायद अगर 1-2 महीने और देखने के बाद जो लोगों की कंसर्न्स हैं शायद आगे दिखाई दे, लेकिन अब तक के कोई स्लो डाउन मुंबई मार्केट में दिखाई नहीं दे रहा। कि साहब अभी भी मेजॉरिटी में यहाँ पर जो है वो सेल्स आ रहे हैं आपके प्रीमियम प्रॉपर्टीज में, महंगी प्रॉपर्टीज में। तो मुंबई का मार्केट ही ऐसा है जहाँ पर प्रीमियम प्रॉपर्टीज के लिए उतनी स्कोप भी है, उतनी जगह भी है, उसे खरीदने वाले भी हैं, लेकिन कहीं इन सब के बीच में अभी भी ये नंबर मतलब हमें ऐसे बड़ा दिखाते हैं, लेकिन उनका मेजॉरिटी ऑफ चंक जो है वो हाई टिकट साइज वैल्यू पर ही क्रिएट होता है। बिल्कुल, आपकी बात जो आप कह रहे हैं वो है, क्योंकि कारण है कि आपकी लैंड कॉस्टली है, तो लैंड कॉस्टली होने की वजह से जो है आपका जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा है। तो अगर आप एवरेज फ्लैट की कॉस्ट देख लीजिए, मुंबई के अंदर करीब 2 से 2.5 करोड़ के करीब आती है। हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन आपका 100 करोड़ से लेकर के 1 करोड़ तक आता है, लेकिन एवरेज करीब 2 से 2.5 करोड़ के होता है। तो कहीं से भी ये अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट को कैटर करने वाला मार्केट नहीं है। वो सेक्शन जो है आपका आउटस्कर्ट मार्केट के होता है, और यहाँ पे एनफ खरीदार हैं जो इसको खरीद सकते हैं। और अब और कुछ एक बढ़ोतरी का कारण हमें दिखाई दिया जो आपकी रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चालू है, तो इसमें बहुत सारे लोगों को जो है वो बिगर फ्लैट के साथ साथ जो है कई लोगों ने जो है अपने पुराने फ्लैट बेच करके प्रॉपर्टी में निवेश करने क्योंकि के। छोटा सा एक सवाल इसके बीच में, कई बार ये बात बोल दी जाती थी कि क्यों इतना महंगा रियल एस्टेट बिक रहा है, कि भाई मार्केट से मतलब इक्विटी मार्केट्स में लोगों की बड़ी कमाई हो रही है, लेकिन अब इक्विटी मार्केट तो पिछले 6 महीने से बुरी तरह से डाउन है, लेकिन ये सिलसिला अभी भी नहीं रुका। तो ये एक लैगिंग इफेक्ट था जो दिख रहा है, या फिर कोई ऐसा कोरिलेशन सीधा था भी नहीं, क्योंकि कोई कारण एक हमें ढूंढना होता था तो हम ढूंढ के वो बता देते थे? हाँ, ये बोल पाना बहुत मुश्किल है कि रीजन क्या हो सकता है। देखिए, जो आज के दिन मुंबई में रह रहा है और अपग्रेड कर रहा है, उसके पास एक पुराना घर भी है जिसको बेचता है और उससे उस पैसे को यूज करता है दूसरा घर खरीदने के लिए। तो उसके पास एक अफोर्डेबिलिटी बनी हुई है, और मुंबई मार्केट जो है 60 to 70% अपग्रेडेशन मार्केट है। और यही कारण है कि जो घर का खरीदार है उसकी एवरेज जो एज है वो 45 से 50 साल के ऊपर है। जो न्यू बायर है और फर्स्ट टाइम बायर है, वो ज्यादातर अफोर्डेबिलिटी उसकी एमएमआर की आउटर रीजन के अंदर होती है, मुंबई के अंदर वो कम खरीद पाता है। तो और ये कोरिलेट करना बहुत डिफिकल्ट है कि आदमी स्टॉक मार्केट अच्छा चल रहा है तो वहां से प्रॉफिट बुक करके रियल एस्टेट में निवेश कर रहा है। ऐसा भी रहा है कि स्टॉक मार्केट जब बराबर अच्छा नहीं चल रहा होता है तब भी रियल एस्टेट अच्छा कर रहा होता है। ये प्राइस की एफिशिएंसीज पे है और सप्लाई के मैग्नीट्यूड के ऊपर है। अगर अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, अच्छे प्राइस पे आ रहा है, तो यहाँ पे एनफ बायर हैं जो उसको कंज्यूम कर सकें। जब प्राइस अनप्रोडक्टिव हो जाता है तभी हमें स्लो डाउन होता हुआ दिखाई देता है। और उसके अलावा जो है मुझे नहीं लगता कि कोई और मेजर रीजन है। ठीक है, चलिए क्विकली एक और चीज क्योंकि हुई उस पर आ जाता हूं, वो भी ताजी घटना ही है। तो गुलाम साहब, रेडी रेकनेस रेट बढ़ गए हैं, पूरे महाराष्ट्र में ही बढ़े हैं, उसमें मुंबई और एमएमआर और बाकी तमाम जगह। तो यहाँ की अगर मैं बात कर लूँ तो ऑन एन एवरेज 6% के आसपास की बढ़ोतरी। प्रॉपर मुंबई में बीएमसी लिमिट्स में वो कुछ 3.5% के आसपास, लेकिन ठाणे नवी मुंबई में हम उसे देख रहे हैं करीब 7% के ऊपर वो बढ़ोतरी हुई है। क्या इसके कोई इम्पैक्ट हमें दिखेंगे आगे चलते हुए प्रॉपर्टी सेल्स पर? इसमें मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा आपका विपिन जी, ये समझाने के लिए कि जो रेडी रेकनर वैल्यूज हैं वो दरअसल है क्या। आप ये देखें कि पिछले 4 साल से रेडी रेकनर वैल्यू बढ़ाई नहीं गई है। ये गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का प्रोगेटिव है कि वो टाइम टू टाइम जो सर्कल रेट है या रेडी रेकनर वैल्यू है वो डिफाइन करती जाती है, ताकि इसका मकसद ये है कि जब आप कोई ट्रांजैक्शन करो बाइंग सेलिंग का, तो उसमें गवर्नमेंट की ड्यूटीज हैं, स्टैम्प ड्यूटीज वगैरह पे करनी होती हैं, वो किस हिसाब से पे किए जाए, वहां पर रेडी रेकनर वैल्यू सामने आती है। कि जहां पर अगर आपने एक एक्स अमाउंट में कोई ट्रांजैक्शन किया है
पर रेडी रेकनर वैल्यू उससे अलग बताती है। तो आपको मिनिमम स्टैम्प ड्यूटी रेडी रेकनर वैल्यू की देनी होगी। अगर आपने ट्रांजैक्शन वैल्यू ज्यादा है तो उस वैल्यू पे देना है। तो वन ऑफ द हायर ऑफ द टू पर आप स्टैम्प ड्यूटी और अपने सारे कॉस्ट वगैरह बेयर करते हो। और जो मसला ये है कि पिछले 3 से 4 साल जब ये रेट नहीं बढ़ाए गए, उस 4 साल के दौरानिए में प्रॉपर्टी प्राइजेस कुछ इंस्टेंसेस में तकरीबन 70-80% बढ़ गई है। ऑन एन एवरेज 40-50% तो बढ़ी ही है। तो आज से 4 साल पहले जो 100 रुपए की अगर प्रॉपर्टी समझ ले हुआ करती थी, वो इस समय 140 से 180 तक उसका प्राइस हो चुका है। अब मसला ये है कि जो खरीदार है वो हो सकता है कि लोअर वैल्यू दिखा के बाकी का कैश ट्रांजैक्शन करे, मुमकिन है। तो ये जो खदशा है, ये जो डर है कि अगर बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है रेडी रेकनर वैल्यू और मार्केट वैल्यू में, तो पैरेलल इकोनॉमी या कैश इकोनॉमी को बढ़ावा मिल सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये जरूरी है, आवश्यक है कि रेडी रेकनर वैल्यू को टाइम टू टाइम जो मार्केट रियलिटीज हैं उसको रिफ्लेक्ट करता हुआ बनाते चले, मिरर करता हुआ बताते चले। अब आते हैं कि ये जो असर आया है, जो बढ़ोतरी हुई, चाहे वो 4% की हो या 8% की हो, उसका इम्पैक्ट कितना आएगा। मैं यहां पर ये बताना चाहता हूं कि ये हम जिस इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं वो रेडी रेकनर वैल्यू मुश्किल से 5% बढ़ी है। मतलब ये कि जो 100 रुपए की प्रॉपर्टी थी रेडी रेकनर के हिसाब से अब वो 105 की हो गई है, लेकिन उसकी वैल्यू, ट्रू वैल्यू, मार्केट वैल्यू शायद अब भी उससे बहुत ज्यादा है। और उसके बाद जो आप 5 रुपए एक्स्ट्रा रेडी रेकनर के हिसाब से अगर आप स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे तो उस 5 रुपए पे आप 6% पे करोगे। तो नेट टू नेट ये 0.3 से 0.5% की जो ग्रोथ आपके ट्रांजैक्शन वैल्यू में, एक तो वो अमाउंट है जो आप दे रहे हो, खरीदार बेचने वाले को आप दे रहे हो, उसके अलावा ये गवर्नमेंट को जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जारी है ये मुश्किल से 0.4 से 0.6% के दरमियान ये बढ़ेगी। अब आप ये समझें कि आज से 3 साल पहले से आज तक मकान की वैल्यू 70-75% बढ़ गई है, लेकिन ट्रांजैक्शन वैल्यू बमुश्किल 0.5% बढ़ी है। तो जहां तक हम देख रहे हैं, हमारा एनालिसिस ये कहता है कि रेडी रेकनर वैल्यू के बढ़ने के कारण ऐसा कोई शंका या कोई संकेत नहीं है कि खरीदार केवल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बढ़ने के कारण मकान ना खरीदे। मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि आप देख लें अंतर कितना बड़ा है, 70-75% के सामने 0.7%। तो मेरे हिसाब से ये एक ऐसा विषय है, लोगों को समझना होगा कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जब आप ट्रांजैक्शन करने जा रहे हो तो रेडी रेकनर वैल्यू के बढ़ने के कारण किसी तरह का कोई विचार अपने मन में ना लाएं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बिल्कुल सेंटीमेंट का मामला है। कई बार लोग हमें कहते हैं, जब हम खबर चलाते हैं कि फलाना दूध 1 रुपया महंगा हुआ, तो वो कहते हैं हमसे कि क्या फर्क पड़ जाएगा, 1 रुपया क्या हम नहीं दे पाएंगे जो आप खबर को इतना बड़ा करके चलाते हैं। तो लगभग वैसी बात है। पंकज साहब क्या कहेंगे इस पर कि ठीक है वो एक सेंटिमेंटल लेवल पे, जैसे गुलाम साहब ने कहा कि कहाँ तो प्रॉपर्टी की कीमतें इतनी आसमान छू गई, उसके आगे अगर 0.35 से 0.7 मतलब 1% से भी कम का कुछ अंतर आ गया तो घर खरीदार के कोई माथे पे पसीना नहीं आने वाला। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। एक बात पे जो डिसएग्री करता हूँ, वो 70% भाव नहीं बढ़े, 15 से 20% भाव बढ़े पिछले 4 साल के अंदर, अगर एवरेज के हिसाब से। हाँ, वो कुछ पॉकेट्स में है, लाइक एनसीआर में भी हम जनरलाइज कर देते हैं कि जो मैं समझ रहा हूँ कि उनका कहने का आशय यही था कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इतना कमांड कर जाती है, बट ऑन एन एवरेज जितना आप कह रहे हैं बिल्कुल सही। हाँ, तो ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे मुझे कोई ज्यादा इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक दूसरा एस्पेक्ट ये है कि बिल्डर जो अपना प्रीमियम एफएसआई खरीदता है वो भी रेडी रेकनर के ऊपर खरीदता है, बट वो भी अगर आप देखें तो वो 65% ऑफ द रेडी रेकनर प्राइजेस और करीब 30% आपका एफएसआई जो है वो कंट्रीब्यूट करती है प्रोजेक्ट की कॉस्ट के ऊपर भी। तो वहां पे भी आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 1% से नीचे का ही इम्पैक्ट है, 0.6-0.7% का इम्पैक्ट है। तो ओवरऑल एस्पेक्ट्स के बिल्डर की कॉस्ट पे और कंज्यूमर की पॉकेट पे इतना बड़ा इम्पैक्ट दिखाई नहीं देता है रेडी रेकनर की। ये बड़ी काफी नॉमिनल इंक्रीज है। हाँ, और पिछले 4 साल से बढ़ी नहीं है। तो यहाँ पे और प्राइजेस तो जरूर बढ़ गए हैं, 70% ना सही लेकिन 20 से 25%, 30% तो बढ़ गए। तो देर इज ए स्कोप एंड एज सच। एक और बात भी होती है कि हम लोग कई जगह पे नरेटिव्स ये पता करते हैं कि रेडी रेकनर रेट मार्केट रेट से ज्यादा हो गए। 95% केसेस में रेडी रेकनर रेट आज भी मार्केट प्राइसेस से लोअर हैं।
तो उसका भी वो उतना बड़ा इम्पैक्ट होता हुआ नहीं दिखाई देता। जो कुछ बिल्डर्स के एक नैरेटिव्स रहते हैं कि आज कुछ एक मे भी कुछ एक लोकेशंस में आपको रेडी रेकनर रेट जो है वो मार्केट प्राइस से ज्यादा एक किसी पीरियड में दिखाई दें, बट 90 to 95% प्लेसेस में आज भी रेडी रेकनर रेट मार्केट के प्रिवेलिंग प्राइसेस से अच्छे खासे कम है। राइट चलिए अब वक्त है टेक अवे का। तो गुलाम साहब 2-3 अहम मुद्दों पर चर्चा कर ली। आपकी रिपोर्ट हो गई, मुंबई का नंबर हो गया मार्च का, रेडी रेकनर की बात हो गई, टेक अवे क्या देंगे हमारे दर्शकों को? मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा दर्शकों से कि बहुत ज्यादा रियल एस्टेट को लेके इतना ज्यादा जो अनसर्टेनिटीज बनी हुई है उस पर ज्यादा विचार विमर्श ना करें। ये जो इस तरह के सारे सवालात उठ रहे हैं कि मार्केट गिरने वाली है, रुक जाइए, थोड़ी देर बाद मकान खरीदें, बस मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपकी जरूरत है तो मकान खरीदिएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने हमेशा से लोगों से कहता आया हूं कि भाई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रियल एस्टेट, खासतौर से मकान खरीदना अपने आप में थोड़ा खतरनाक है जब तक आप पूरी तरह से विचार विमर्श ना करें, एनालिसिस ना करें। इन्वेस्टमेंट के तौर पर ना खरीदें, एज एन इन्वेस्टर ना खरीदें। मकान अगर आपकी जरूरत है तो चाहे वो रेडी रेकनर वैल्यू में इंक्रीज हो या और कोई प्रॉपर्टी प्राइस भी थोड़े बहुत अगर ऊपर बढ़े हो, कोई ज्यादा मसला नहीं है। एज अ एंड यूजर प्लीज गो अहेड एंड आप मकान खरीद सकते हैं, लेकिन एज एन इन्वेस्टर मैं आपको कॉशन करना चाहूंगा मकान खरीदने से बचे। ठीक है, और ये आप दूसरे तीसरे व्यक्ति हैं जिसके मुंह से मैंने बात सुनी, पता नहीं ये रूमर कहूंगा फिलहाल तो कहां से आ गई या इस तरह का नैरेटिव कहां से आ गया कि प्राइसेस क्रैश होने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर ये बात बाजार में घूम रही है, इस पे अलग से बैठ के चर्चा करना जरूरी होगी। बट बहरहाल पंकज साहब, जिससे पहले हम खत्म करें, आपका टेक अवे आज के लिए। देखिए गुलाम ने सब कुछ बोल दिया जो मैं बोलना चाहता था। मैं कह रहा हूँ कि केवल कि यहाँ पे कोई डाउन साइड प्राइस पे नहीं दिख रहा है। आज की अफोर्डेबिलिटी अगर हम देखें तो वो अफोर्डेबिलिटी और प्राइस की पैरिटी 2005 के लेवल पे है। तो मुझे नहीं लगता कि अफोर्डेबिलिटी पे इम्पैक्ट जब तक नहीं आएगा तब तक प्राइस में कोई डाउन साइड प्रेशर नहीं बनता हुआ दिखाई देता है। इन्फ्लेशन एडजस्टेड इम्प्रूवमेंट तो आपको प्राइसेस में होता हुआ दिखाई देगा गोइंग फॉरवर्ड। मुझे कोई ऐसा प्राइस करेक्शन रिस्क कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, लेकिन ये जो अफवाह चल निकली है, जो एक बातचीत चल निकली है कि कोई बहुत बड़ा, मैंने कई और लोगों से भी सुन ली ये बात, मुझसे पूछा कुछ लोगों ने, क्या बहुत बड़ा करेक्शन आने वाला है। आई डोंट नो वो किस करेक्शन और कैसे करेक्शन की बात कर रहे हैं कि एकदम मार्केट क्रैश हो जाएगा, लेकिन फिर किसी दिन बैठ के जरूर इस बात पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए आपसे इजाजत लेंगे और मैं जाते जाते सभी दर्शकों से दरखास्त करूं कि खास आपके लिए, चूंकि हमने इस प्रोग्राम को क्यूरेट किया, कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी अंदर की बातें रियल एस्टेट की आपको विस्तार के साथ समझाई जाएं, तो प्लीज जरूर कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इसमें और क्या बातें सुनने चाहते हैं। मुझे, गुलाम साहब को, पंकज जी को टैग करके भी कुछ मन में बात है बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, ताकि हम इसे थोड़ा और बेहतर बनाते चलें एपिसोड दर एपिसोड। तो फिलहाल के लिए इजाजत लेने का वक्त है। बहुत शुक्रिया गुलाम साहब आपका एंड पंकज जी आपका, वक्त निकाला आपने और ये सारी बातें हमसे की। आप भी अपने अपने कमेंट जरूर डाल दीजिएगा कि आप क्या और कहना चाहते हैं लोगों से। लेकिन फिलहाल अभी सभी दर्शकों से हम इजाजत लेते हैं और अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे इसी शो पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।